हेलो बेटा, कैसे हो सब। सबसे पहले नमस्ते सभी को। ठीक है, तो करें स्टार्ट फिर। सो बेटा, हम लोग चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं आपकी साइंस का, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से रिकैप कर लें फटाफट एक बार। सबसे पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन ही की थी हम लोगों ने, उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देन फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो अभी लेटेस्ट हम लोगों ने किया है, एंड क्वेश्चंस इन दैट आर इन योर एनसीईआरटी और सम एडिशनल क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। होप कि आप लोगों ने वो साइड बाय साइड कर लिए होंगे। ठीक है, अगर किसी ने नहीं किया है तो कर लेने हैं बेटा, उसको करते रहिए। नहीं पता चल रहा है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज कैरी ऑन। वैसे तो इतने ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है, आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नाउ आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो भी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर ही है, लेकिन अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। हमने लास्ट वीडियो में फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर लिया था, 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेदर दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल और नॉट। क्या ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस, ये इंटरचेंजेबल हो सकती हैं या नहीं? तो इसी फैक्टर के ऊपर, इसी कंसेप्ट के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बिफोर डिस्कशन हम लोग कुछ कॉमन से एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो आपको पता है जिसके बारे में। ठीक है, आप नॉर्मली अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोग ये चीजें ऑब्जर्व करते हो, आप लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हो। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं वाटर की। ठीक है, वाटर आप लोग 3 फॉर्म्स में ऑब्जर्व करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। कौन कौन सी? सॉलिड फॉर्म जिसको हम आइस बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म दैट इज वाटर इटसेल्फ, एंड गैसियस फॉर्म जिसको आप वेपर्स का नाम देते हो, मॉइस्चर, वेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है तीनों स्टेट्स में एक कोरिलेशन प्रोड्यूस करने के लिए, हाउ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कोरिलेट विद ईच अदर। ठीक है, अब सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, आपके पास लिक्विड स्टेट में वाटर प्रेजेंट है। ठीक, आपने उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। ठीक, एक पोर्शन को फ्रीजर में रख दिया और दूसरे पोर्शन को किसी यूटेंसिल में डालकर गैस बर्नर के ऊपर रख दिया। जो पोर्शन फ्रीजर में रखा हुआ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इट गेट्स फ्रीजेस आउट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। जो फ्रीजर में रखा हुआ है, आपने वाटर रखा हुआ है, वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस फॉर्म होंगे। और जिस वाटर सैंपल को आपने किसी यूटेंसिल में डाल के गैस बर्नर के ऊपर रखा हुआ है, मींस जिसको आप हीट कर रहे हो, वो धीरे धीरे करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसके गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन तीनों केसेस में, दैट इज आइस, लिक्विड एंड वेपर, एक कॉमन फैक्टर आप डिस्कस कर रहे हो, एक कॉमन चीज है तो तीनों में एक्ट कर रही है। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड और लिक्विड से गैस। ठीक है, और अगर आप जिस बर्तन में, जिस यूटेंसिल में आप वाटर को हॉट हीट कर रहे हो, उसको ऊपर से ढक देते हो, तो थोड़ी देर बाद अगर आप उसका जो कवर है उसको आप ओपन करके देखते हो तो उस कवर के नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। वो कहां से आई? वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आई? तो ये तीनों प्रोसेस हो गई। कौन कौन सी? लिक्विड से सॉलिड भी कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से वेपर्स भी बन गए। ठीक, और वेपर्स जो है वो वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो गए। कौन से? वही जो उसके नीचे जो आपने कवर अप किया हुआ था, उसके नीचे वाले हिस्से में, लोअर पोर्शन के ऊपर उसके वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो डिपॉजिट करेंगे, जमा होंगे। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम किसी हॉट
थिंग को, किसी भी गर्म चीज को ऊपर से ढक देते हैं और थोड़ी देर बाद अगर उस ढक्कन को उठा के देखते हैं, when we remove that particular cover from that hot particular thing, then you can see that there exist some water droplets, वहां पे water droplets आ जाती हैं उस कवर के ऊपर। तो इन सभी केसेस में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है टेम्परेचर का। कौन सा? टेम्परेचर। फ्रीजर में रखा, फ्रीजर में क्या होता है? टेम्परेचर लो होता है, इसलिए वो क्या हो गया? फ्रीज आउट कर दी। बॉयल किया उसको, मींस हीट अप किया, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। वहां पे क्या टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, हीट अप कर रहे हो उसको। क्लियर? ऊपर आपने कवर कर दिया, वहां पे टेम्परेचर अगेन डाउन आ रहा है। ठीक है, हीट तो नीचे से जा रही है, जैसे ही ऊपर जाएंगे ऊपर का टेम्परेचर तो कम है, तो वहां पे जाके वो दोबारा से क्या हो जाएंगे? वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इन तीनों चीजों के पीछे एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, कौन सा? टेम्परेचर। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है वो एक कॉमन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती हैं सारी की सारी। वो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के पीछे एक ही फैक्टर लाई करता है बेटा, कौन सा? इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस। अगर इंटर पार्टिकल फोर्सेज बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉलिड में। तो हम उसको सॉलिड स्टेट बोल देते हैं। अगर इंटर पार्टिकल फोर्सेस कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर स्टेट आइदर लिक्विड में और ज्यादा कम हो गए, बिल्कुल ही नाम मात्र के बराबर हो गए, नील हो गए, नेग्लिजिबल हो गए, नील तो नहीं होते, नेग्लिजिबल हो गए, देन गैसियस फॉर्म। मींस एक फैक्टर जो तीनों स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है आपस में, वो कौन सा है? टेम्परेचर फैक्टर। और टेम्परेचर डायरेक्टली किसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहा है? किसके ऊपर डाल रहा है इन्फ्लुएंस? इंटरपार्टिकल फोर्सेस के ऊपर। किसके ऊपर? इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस के ऊपर। ठीक है बेटा कि नहीं? समझ रहे हो? एक और एग्जांपल लेते हैं। आयरन है आपके पास, आयरन रॉड ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास आयरन रॉड है। ठीक है, आपको बोला गया है कि इसको फ्लैट करना है। आयरन रॉड को आपने पीट कर, ठीक है, उसके ऊपर स्ट्राइक कर करके हैमर के साथ उसको फ्लैट करना है। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको एज इट इज जैसे वैसे पीटना शुरू कर दो, हैमर के साथ पागलों की तरह पीटते हो। समझ रहे हो? काफी आपकी जोर आजमाइश होगी, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा उसको फ्लैट करने के लिए। एक चीज और है, ठीक है, आप में से एक स्टूडेंट ने किया, क्या किया? उसने सोचा यार इसको पीटना तो मुश्किल है, तो मैं इसको गर्म करके पीटूंगा तो ज्यादा इजीली पिटेगा, ये ज्यादा इजीली इसको फ्लैट किया जा सकता है। वहां पे भी क्या हुआ? टेम्परेचर फैक्टर प्रोड्यूस हो गया, उसको रेड हॉट किया रोड को और पीट दिया वो आराम से। एक स्टूडेंट जो 15, 20, 25 मिनट या आधे घंटे में उसको फ्लैट कर रहा है, और दूसरा स्टूडेंट जिसने उसको हीट अप करके फ्लैट किया, हैमरिंग की उसके साथ, हैमरिंग की उसके ऊपर, वो 5-10 मिनट में ही उसको फ्लैट कर देगा। वहां पे भी किस फैक्टर का इन्फ्लुएंस ज्यादा पड़ा? टेम्परेचर का। और किस टेम्परेचर ने किसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाला? इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस के ऊपर। तो इन डिस्कशन से कुछ माइंड में आया आपके? कोई चीज कैचअप की आप लोगों ने कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ स्पीशीज या ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर, then the interparticle forces present between the constituent particles of that state, the interparticle forces of attraction present between the constituent particles of that state of matter, that's decreases। जब आप, सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी चीज को हीट कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, उस पर्टिकुलर स्पीशी के जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
इसी वजह से तो जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। जैसे कि आपने फ्रीजर से आइस को बाहर निकाला नॉर्मल कंडीशन में, आपने थोड़ी देर उसको रखा, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स तक, वो धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। क्या इफेक्ट पड़ रहा है वहां पे? टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। अब फ्रीजर का टेम्परेचर था आपका 0 डिग्री या उससे भी नीचे, तो उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते गए? स्ट्रॉन्ग होते गए। लेकिन जैसे बाहर निकाला, बाहर का टेम्परेचर, रूम के टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक होता है। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस केस में क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब करनी शुरू कर दी उन्होंने। समझ रहे हो? हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, वो जो पर्टिकुलर स्पीशी है उसका खुद का टेम्परेचर कम है, तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा अपनी तरफ। ठीक है, उससे क्या हो गया? वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। आपने उस लिक्विड को उठा के गैस बर्नर के ऊपर रख दिया, अब ऊपर से हीट ऑन कर दिया, गैस बर्नर ऑन करके, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और ज्यादा। अब रूम टेम्परेचर से ऊपर जाना शुरू हो गया, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री तक चला गया। वैसे क्या वहां पे क्या हुआ? अब जो लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर जो थी, उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और ज्यादा वीक होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो डिटैच होना शुरू हो गए, वेपर्स की फॉर्म में निकलना स्टार्ट कर दिया। यानी ध्यान से आपने क्या नोटिस किया कि जो टेम्परेचर है वो इंटर पार्टिकल फोर्सेस को इनवर्सली इफेक्ट करता है। इनवर्सली क्यों? इनवर्सली का मतलब उल्टी तरह से, रिवर्स होना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक होंगे। क्या होंगे? वीक हो जाएंगे उस केस में। ठीक बेटा? और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यही कारण है कि वाटर को जब फ्रीजर में रखा जाता है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्सेस बढ़ जाते हैं। वहां पे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, कौन वाटर मॉलिक्यूल्स है, उनमें जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे टेम्परेचर लो हुआ, इस वजह से वो आइस बन गई। अब आइस को आपने बाहर रखा, वहां पे इंटर पार्टिकल फोर्सेस डिक्रीज होने शुरू हो गए। क्यों डिक्रीज होने शुरू हुए? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इंटर पार्टिकल फोर्सेस वैसे वैसे डिक्रीज होते जाएंगे, मतलब ब्रेक करते जाएंगे। वो पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर आप और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लिक्विड अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस स्टेट में। ठीक है, यानी जो आपकी एनसीईआरटी का टॉपिक है वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो हमने जितनी डिस्कशन की, यहां से आपने क्या सीखा? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। ठीक है जी, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब स्टेट जो ऑफ मैटर है दैट इज वो चेंज हो सकती है। अब कौन से फैक्टर है जो स्टेट को चेंज कर रहे हैं? सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर। कौन सा? टेम्परेचर फैक्टर। समझे बेटा? इसी तरह से सेकंड फैक्टर जो इसमें एक्ट करता है वो है प्रेशर। कौन सा? प्रेशर फैक्टर। प्रेशर फैक्टर हम लिक्विड्स के केस में नहीं डिस्कस कर सकते, ना ही हम डिस्कस करते हैं सॉलिड्स के केस में। फिर कहां पे डिस्कस करेंगे? गैसियस केस में डिस्कस करते हैं, गैस केस में। याद है प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी? एक एग्जांपल दी थी आपको एलपीजी की लास्ट वीडियोस में, आया याद कुछ? सर्दियों के दिनों में क्या होता है, जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें हमें लगता है कि लिक्विड भर गया है, पानी आ गया नीचे, बट एक्चुअली वो पानी नहीं होता। वो क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ही होती है बेटा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में गैस को हाई प्रेशर अप्लाई करके फिल किया जाता है। उसमें किसमें? सिलेंडर में हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और उस वजह से उनके बीच में एक इंटर पार्टिकल फोर्सेस सेटअप रहते हैं। अब जब तक वो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर तक रहता है 25, 28, 30, 32, 35, तब तक वो जो पार्टिकल्स है वो गैसियस पार्टिकल्स ही रहते हैं, मतलब उनमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस कम ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर, आपको पता है सर्दियों का टेम्परेचर यहाँ पे स्पेशली ये जो हमारे वाले रीजन है, ठीक है, नॉर्थ रीजन में जो आपका टेम्परेचर होता है विंटर डेज में वो ऑलमोस्ट 0 को टच करने लग जाता है कई बार तो जाके, अदरवाइज 4-5 डिग्री तो रहते हैं। तो इतना टेम्परेचर, इतने कम टेम्परेचर पे अभी हमने
प्रीवियस एग्जांपल में क्या डिस्कस किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो ऊपर से गैसेस केस में आपने हाई प्रेशर अप्लाई करके पार्टिकल्स को अल्टीमेटली क्या किया हुआ है, पास पास लाकर खड़े कर दिया हुआ है, ठीक है। और इतना पास पास आ चुके हैं कि अगर थोड़ा सा टेम्परेचर फैक्टर उनके ऊपर एग्जिस्ट करता है, मतलब टेम्परेचर डाउन जाता है, तो वो आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन सेटअप हो जाएगी। यही कारण है कि विंटर सीजन में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें हमें ये फील होता है कि देयर मे बी वाटर इन द सिलेंडर, क्योंकि वो पानी की तरह हिलता है बीच में से। ये टेम्परेचर एंड सेकंड फैक्टर कौन सा, फैक्टर ऑफ प्रेशर, दैट इज द फैक्टर ऑफ प्रेशर। ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं दैट द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल, इंटरचेंजेबल। ये तीनों की तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो क्या है, इंटरचेंजेबल है। इज दैट क्लियर बेटा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सेकंड effect of pressure. These two factors are responsible for the interconversion of three states of matter. Is that clear बेटा? Now हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे effect of temperature. Effect of temperature on change of state. Effect of temperature on चेंज ऑफ स्टेट। तो जिस तरह से मैंने बताया ये कि जो टेम्परेचर होता है वो इंटर पार्टिकल फोर्सेस के इनवर्सली वेरी करता है, दैट इज टेम्परेचर फैक्टर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस डिक्रीज करेंगे, और अगर डिक्रीज करेंगे तो जो स्पीशी आपका लिक्विड में है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, अगर स्पीशी सॉलिड में है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा, ये फैक्टर याद रखना है, ठीक। अब इस केस में एक चीज और ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है। टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, एग्जांपल्स बहुत हो गई। अब कोई भी पर्टिकुलर स्पीशी जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, स्पेशली सॉलिड टू लिक्विड, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट को गेन करता है। क्या करता है, गेन। तो जो दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस गेन्ड ड्यूरिंग इट्स स्टेट चेंज या ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट, that temperature is known as, that heat is known as, specially amount of heat, no temperature नहीं कहेंगे, amount of heat कहेंगे, the amount of heat gained by a species of given mass, जितना भी आप नॉर्मली हम 1 kg of substance लेते हैं, ठीक है, to get converted into its liquid state or into its vapor phase, वो latent heat कहलाती है। क्या कहलाती है, latent heat, latent heat, लेटेंट हीट। तो सबसे हम पहले हम केस डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड, पहले वाला केस लेते हैं, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। इसमें क्या हो रहा है, हीट गेन करेगा सॉलिड सब्सटेंस टू गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, मतलब इसको बोलते हैं फ्यूजन, ये बोलते हैं फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या डेफिनेशन लिखोगे आप, यू कैन राइट इट, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन, और आप बोल सकते हो रिक्वायर्ड या नीडेड, कुछ भी बोल दो, रिक्वायर्ड to
convert 1 kg of a solid into 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure, मतलब at normal conditions में, ठीक है, at its melting point is known as latent heat of fusion without any rise in temperature, ये जरूर लिखना है, liquid at its melting point without rising या without any rise in temperature, ठीक है, is known as latent heat of fusion, at atmospheric pressure, 1 atmosphere pressure सीधा लिख सकते हो, ये नॉर्मल प्रेशर रहता है, ठीक है, इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे बेटा इसको, क्योंकि हम सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड, इसलिए ये कौन सी हुई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर वैसे लेटेंट हीट ना फ्यूजन ना वेपोरेशन, कोई भी नहीं डिफाइन, वैसे ही सिंपल लेटेंट हीट की एग्जांपल बतानी है तो क्या लिखेंगे, सिंपल द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू किसके लिए, टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड और लिक्विड इनटू गैस एंड वाइस वर्सा, जो भी है, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। अब क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोसेस को लेकर चल रही है, इसलिए हमने इनको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर इस तरह से सॉलिड टू लिक्विड ले रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर लिक्विड टू वेपर्स ले रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन बोल देंगे उसको। और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लिख रहे हो आप, इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, जब आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन बोलोगे, इवेपोरेशन, तो उस केस में क्या लिखोगे, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कब, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन की जब हम बात करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा, हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज नीडेड टू कन्वर्ट 1 kilogram of a solid into the liquid state at its melting point, without rising temperature या without any rise in the temperature at 1 atmosphere pressure या under atmospheric conditions, कुछ भी लिख सकते हो, that is known as latent heat of fusion बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होती है, मींस आइस को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होती है, वो होती है 335 किलो जूल पर केजी। मतलब 1 किलोग्राम ऑफ वाटर या 1 किलोग्राम ऑफ आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, दैट इज 335 किलो जूल। कितनी चाहिए, 335 किलो जूल, 335 किलो जूल पर मोल पर किलोग्राम ऑफ हीट हमें चाहिए। किसके लिए, आइस को, 1 केजी ऑफ आइस को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, लिक्विड स्टेट। इज दैट क्लियर बेटा, दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको बेटा, ठीक। नाउ इसी में एक टॉपिक आ जाता है आपका कि अब ये तो हो गया सॉलिड टू लिक्विड। अब मान लो लिक्विड आपके पास, उसको जब हम नीचे को लेकर जाएंगे, डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, उसको फ्रीज करेंगे। मतलब उस केस में टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस तक।
पता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये लिखोगे वहां पे। तो इस केस में होता क्या एक्चुअल में, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं जैसे ही आप हीट गिव अप करते हो सिस्टम को, तो वाटर पार्टिकल्स की जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज है वो ब्रेक होना शुरू कर देते हैं, उनमें मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इंटर पार्टिकल फोर्सेज ब्रेक होना शुरू हो गए, पार्टिकल मूव करना स्टार्ट गए, यही कारण है कि वहां पे वो सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर बेटू? हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लिख लेना है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन आपने ये लिख लेनी है। एग्जांपल, लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 335 किलोजूल पर किलोग्राम। लेटेंट हीट ऑफ आइस 335 किलोजूल पर किलोग्राम। ठीक है बेटा, ये आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा इस केस में, हो जाएगा क्लियर। नाउ कुछ डेफिनेशन है, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच a given liquid substance gets converted into its solid form। जब एक गिवन सब्सटेंस अपने लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, वो टेम्परेचर जो होता है दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट स्पीशी। कोई भी जो भी है वो आपके पास वो रहता है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर बेटा? हो जाएगा, कर लोगे? कहने का मतलब यह है कि हमने इंटर पार्टिकल फोर्सेस को इंक्रीज करवाना है जब हमने लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो वो एक टेम्परेचर जहां पे एक लिक्विड जो वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए किसमें, सॉलिड स्टेट में, वो उस पर्टिकुलर स्पीशी का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। क्लियर बेटा? एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है वो आप हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज वेपर प्रेशर से रिलेटेड होती है। तो पहले हम वेपर प्रेशर डिस्कस, जब हम आगे जाके डिस्कस करें तो इसकी एक और डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा जो एक्चुअल आप हायर क्लासेस तक डिस्कस करते हो। ये सिर्फ यहीं पे डिस्कस करेंगे, ये वाली जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई है फ्रीजिंग पॉइंट की। ठीक है, समझ रहे हो? एक्चुअल डेफिनेशन अभी कुछ टर्म्स है, अगर अभी आप लिखोगे तो उसका वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ टर्म्स हमने वेपर प्रेशर वगैरह डिस्कस करना है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक टर्म होती है, इसके बारे में भी शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन इसका मैं आपको बता देता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस क्लाउड्स है। ठीक है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस जिसको आप बोलते हो, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है। तो वो जो अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेशर डालती है गैसेस, उसको हम बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू रहती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो 1 एटमॉस्फेयर रहती है बेटा। क्या रहती है? 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो यूनिट्स है, जैसे लेंथ के यूनिट मीटर, किलोमीटर, इस तरह से होते हैं। प्रेशर के सिंपल यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर होते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल में हम लोग जैसे जैसे आप आगे चलोगे हम लोग आपको बताता रहूंगा मैं यहाँ पे डिटेल में। अभी तो फिलहाल आप इतनी सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों ने ये माइंड में रखनी है फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह की। ठीक है, इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट की भी वही होती है, द टेम्परेचर विच एट विच अ पर्टिकुलर लिक्विड सब्सटेंस स्टार्ट्स बॉइलिंग या स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू इट्स वेपर्स। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज जहां पे एक लिक्विड सब्सटेंस जो है वो अपने वेपर फेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्पीशी गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशी या दैट लिक्विड। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक बेटा, ये है। तो इसके रिलेटेड ना एक दो चीजें हैं, स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर।
ठीक है, शायद आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में किया भी होगा, नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं है। हम टेम्परेचर को किन स्केल से मेजर करते हैं? कौन कौन से स्केल होते हैं हमारे पास? 3 स्केल होते हैं बेटा, ठीक है। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर स्केल होता है, पता है ना, सेंटीमीटर मीटर वो लेते हैं ना हम लोग। इसी तरह से जो आपका ये टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल होते हैं। एक डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक, दूसरा डिग्री फारेनहाइट स्केल और तीसरा केल्विन स्केल। ये तीनों के तीनों ही इंटररिलेटेड होते हैं। तो मैं इनकी आपको सिंपल फॉर्मुलेशन बता देता हूं, क्योंकि ये नॉर्मली 1 और 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल, या डिग्री फारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस स्केल, या डिग्री फारेनहाइट इनटू केल्विन स्केल, इस तरह से। तो ये ना फॉर्मूले लिख लेने हैं। सबसे पहले है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट स्केल, ठीक है, तो वो आप लिख लीजिए। रिलेशनशिप बिटवीन, ये सारा कुछ बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में ही आता है, सारी की सारी चीजें, ठीक है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशन है। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट स्केल, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट स्केल में, स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, रिलेशनशिप, ठीक है। RS means to say relationship, relationship between, RS relationship, BW between डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट स्केल। तो बेटा लिख लीजिए, डिग्री फारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू, ये डिग्री है बेटा, डिग्री, इसको डिग्री बोलते हैं ऐसे, डिग्री फारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, क्लियर बेटू, 32 डिग्री। ये अगर मान लो आपको डिग्री सेल्सियस दिया है, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस दिया है, आपको बोला जाता है कि 50 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, डिग्री सेल्सियस कितना है 50, ठीक है, बाकी सॉल्व कर लोगे, आपके पास डिग्री फारेनहाइट में आंसर आ जाएगा, ठीक बेटू। डिग्री सेल्सियस, अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे पुट करेंगे, अगर डिग्री फारेनहाइट की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्लियर बेटा। 2-3 प्रैक्टिस कर लेनी है आप लोगों ने। जैसे कन्वर्ट लिखी लीजिए, पहली आपने करनी है कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फारेनहाइट स्केल, ठीक है, और दूसरी कन्वर्ट 37 डिग्री फारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है बेटा, दोनों करनी है ये, क्लियर, ये दोनों करनी है, इससे रिलेटेड है, कुछ नहीं करना, वैल्यूज पर पुट करनी है और कैलकुलेशंस कर देनी है, ठीक है, कर लोगे ना इतना तो हो ही जाएगा। 50 डिग्री सेल्सियस मतलब डिग्री सेल्सियस की जगह पे कितना पुट कर देना है 50, आपका डिग्री फारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। और अगर डिग्री फारेनहाइट है जैसे 37 डिग्री यहाँ पे पुट कर दोगे, आपका डिग्री सेल्सियस इक्वेट कर लोगे आप, ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस के साथ, ठीक। ये आ गया फर्स्ट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री फारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है। सेकंड लिख लीजिए, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, केल्विन स्केल। इसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा बाद में कि केल्विन कैसे आया था, ठीक है, कौन था केल्विन, ये भी आपको डिस्कस करेंगे जब हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे ना तब। फिलहाल तो आप रिलेशनशिप करो जो मेन है, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, याद रखना है, जो केल्विन स्केल होता है, केल्विन स्केल इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है बेटू, 273.15, ठीक है, 15 या 16 ले लेते हैं हम,
ठीक है, 15 और 16। लेकिन जब कैलकुलेशंस करते हैं तो हम लोग सीधे लिखते हैं और केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक हो जाएगा। इसी तरह से इसकी भी दो प्रॉब्लम्स देख लीजिए, कोई भी दो। ठीक है, इसकी भी दो प्रॉब्लम्स लिख लीजिए। क्या क्या लिखोगे? कन्वर्ट कोई भी ले लो, जैसे 78 डिग्री इंटू केल्विन स्केल, 78 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल। ठीक है, 78 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में बदलना है फर्स्ट, और दूसरा सेकंड क्या लिखोगे? 315 केल्विन, 315 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस स्केल। ठीक है बेटा, हो जाएगा? कर लोगे? दो पिछले वाले, दो ये वाले करने हैं। ठीक है, बड़ा इजी सा है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है ये। ठीक बेटो, ये आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन चेंज ऑफ स्टेट में आता है। ठीक, दैट इज फ्यूजन वाली बात कर रहे हैं हम। कौन सी? फ्यूजन, दैट इज सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। क्लियर बेटा? नाउ फटाफट कर लेते हैं एक और थोड़ा सा डिस्कशन। नॉर्मली होता क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, प्रोसेस कौन सी इन्वॉल्व होती है इसमें? जब सॉलिड टू लिक्विड बनता है, सॉलिड से लिक्विड, तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग, मेल्टिंग हो रही है। ठीक है, यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बढ़ता है इस तरफ, टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर, इस तरफ वैसे लिख लो, इस तरफ क्या कर रहे हैं? इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर कर रहे हैं। जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे सॉलिड मेल्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। समझ रहे हो? क्या हो जाएगा? सॉलिड गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और लिक्विड गैस कन्वर्टेड इनटू गैस। इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ये कब होगा? जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, when you increase the temperature and then ये आपके पास सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बेटो? इसके बाद इस तरफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर में क्या करोगे? गैस से लिक्विड, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, कंडेंस हो जाना। वो जैसे मैंने एग्जांपल दी थी ना, कि अगर आपके पास कोई गर्म चीज है, उसके ऊपर आपने ढक्कन रख दिया, थोड़ी देर बाद ढक्कन उठाओगे तो उस ढक्कन के नीचे क्या होंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएंगी, लिक्विड की ड्रॉपलेट। उसको क्या कहलाती है? कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है? कंडेंसेशन। इसी तरह से लिक्विड को जब हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, जब और ज्यादा डिक्रीज कर दिया टेम्परेचर आपने, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। ठीक बेटा, हो जाएगा। सॉलिड को हीट कर रहे हो, लिक्विड बन रहा है, लिक्विड को और ज्यादा हीट कर रहे हो, गैस बन रही है। ठीक है, गैस की कूलिंग हो रही है। कंडेंसेशन कब होगी? जब कूलिंग होगी। इस केस में कूलिंग हो रही है, कूलिंग, और यहां पे भी कूलिंग। ठीक है, टेम्परेचर कम होने का मतलब है कूलिंग होना। तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। यहां पे क्या हो रही है? ऊपर वाले केस में क्या हो रही है? हीटिंग। यहां पे क्या हो रही है? हीटिंग हो रही है। ऊपर वाले केस में हीटिंग सारी की सारी, आप इसको हीट कर रहे हो। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, हीट। और जब गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो कूलिंग होती है। ठीक बेटा,
हो जाएगा? क्लियर है टॉपिक सारे का सारा? अच्छी तरह से इसको डिस्कस डिटेल स्टडी कर लेनी है अपनी एनसीईआरटी बुक से, वहां पे है सारा कुछ गिवन है, सारी मतलब थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन गिवन है, वहां से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को ये चीज है। ठीक बेटो, इस तरह से आप लोगों ने ये करना है। ये आपका चेंज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट डालता है इस चीज के ऊपर। इसी तरह से ये अभी एक किया बेटा हमने, एक ही पार्ट डिस्कस किया अभी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा बन रहा है, बाद में आप बोलते हो कि सर बहुत लंबे लंबे वीडियो बना देते हैं, तो टॉपिक तो छोटा सा ही होता है लेकिन एग्जांपल्स देते देते वो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमने कौन सा किया अभी तक? सिर्फ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला ही किया, यानी सॉलिड से लिक्विड। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया हम लोगों ने अभी। ठीक है, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जब सब्सटेंस फ्रीज आउट हो जाए, व्हेन लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, वो टेंपरेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट हम करेंगे इवेपोरेशन प्रोसेस, मींस लिक्विड टू गैस। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, सो इस चीज को जितना हमने यहां तक किया है इसको अच्छी तरह से थॉरली रीड आउट कर लेना है और वीडियो ध्यान से सुनना है अच्छी तरह से। एक बार पता नहीं चलता दोबारा फिर सुनो। ठीक है बेटा, ओके बेटू, टेक केयर, बाय बाय।